देखिए, आज हम आपके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में समझना और बताना चाह रहे हैं आपको। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे कैसे काम करता है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पर्पस क्या है। तो सबसे पहले आप मान लें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है, जो 2 पीरियड यानी एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड के बीच के कैश को रिकन्साइल करके आपको बताता है। ठीक है जी। तो इसमें हमने मान लें कि अगर हमको 1 जनवरी से लेके हमने रिकन्सिलेशन चालू किया और 31 दिसंबर के बीच, यानी यहाँ से यहाँ तक हम जब गए तो हमने एक रिकन्सिलेशन बनाया। हमने चेक किया, हाँ जी भाई कैश में कितने के चेंजेस हुए हैं। तो बेसिकली हम इसके जानने के पीछे की जो लॉजिक होती है, इसमें हम कैश इनफ्लो टोटल ऑफ द पीरियड का समझ पाते हैं, कितना कैश आउटफ्लो हुआ ओवर द पीरियड वो समझ में आते हैं, और अल्टीमेटली हमको चेंज इन कैश में क्या हुआ, यानी कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कैश का क्या चेंजेस हुआ, क्या उसमें फ्लक्चुएशंस हुए हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो ये इसके पीछे की रीज़निंग है। अब आते हैं कि हम आपको बता दें कि इसके 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड्स को हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। चाहे आप जो भी मेथड यूज़ करें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये सिर्फ अप्लीकेबल होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। इसके बाद की जो एक्टिविटीज़ है उस पर ये मेथड्स अप्लीकेबल नहीं होते, वो सिंपल है। चाहे वो डायरेक्ट यूज़ करो या इनडायरेक्ट, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। बेसिकली हम लोग को 3 एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरे को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं और तीसरे को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 एक्टिविटीज़ पे ही पूरा का पूरा मामला ये होता है, सेट होता है। तो अब हम बोलते हैं कि देखिए 2 तरह के मेथड्स हैं। पहला मेथड डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट है। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है, अगर कोई बिजनेस है जो कैश बेसिस में अकाउंटिंग करता है, तो उनके लिए ये मेथड आसान होता है कि अगर कैश आएंगे तो वो रिकॉर्ड करेंगे, कैश अगर जाएंगे तो उनको रिकॉर्ड करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कैश के बैलेंस होते हैं वो उनके मैच होते हैं। तो जो भी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कि हमने कैश सेल करा, हमको कैश कोई डेटर्स ला के पैसे दिए, हमने पहले उधार में बेचा था और उसके बाद हम लोग जैसे कैश आया हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, या और कोई अगर ऑपरेटिंग कैश मेरे को आए तो मैंने उनको रिकॉर्ड कर लिया। तो ये सारे हमारे पास इनफ्लोज़ है। आउटफ्लोज़ में क्या होगा कि हम क्रेडिटर्स को पैसे देंगे, या हम कोई कैश में परचेज़ कर लेंगे, या फिर पेमेंट ऑफ सैलरीज देंगे, या फिर कोई अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेमेंट करेंगे जैसे रेंट नो, तो ये हम माइनस करेंगे। और अगर पे को टैक्स पे करने पड़े तो उसको भी हम माइनस करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है उसको हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ये एप्लीकेबल है जहाँ पे आप कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हैं। बट हम लोग रियल लाइफ में, हम लोग एज अ फाइनेंस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की अकाउंटिंग जो होती है वो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग होती है। तो हम लोग को क्या होता है, हम लोग को एक सर्टेन फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। तो समझने के लिए, टू असर्टेन कि एक्चुअल में मेरे को कैश कितना जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हमेशा स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। उस पे हम क्या करते हैं, जितने भी नॉन कैश आइटम्स होते हैं, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसको आप ऐड करते हैं। कोई भी अगर गेन अगर है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, जैसे इन्वेस्टिंग से या फाइनेंसिंग से, तो आप उसको माइनस कर देते हैं। उसी तरह अगर कोई नॉन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अगर कोई लॉसेस हैं जो ऊपर में आपने माइनस किया था, आज इसको आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर करंट एसेट डिक्रीज़ हुआ, इसका मतलब कि आपको कैश रिलीज़ हो गए, आपको पैसे मिले हैं, तो आपने उसको ऐड करनी है। दूसरे साइड पे अगर इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी हो गया, इसका मतलब है कि आपको पैसे देने थे बट यू आर नॉट पेइंग, आप उनके पैसे होल्ड कर ले रहे हो, तो इसका मतलब आप उसको ऐड करना पड़ेगा। देन अब बात आती है कि अगर कोई अमोर्टाइजेशंस अगर किया है आपने किसी डिस्काउंट ऑन बॉन्ड का, तो ये क्या होता है कि आप कभी कभी जब डिस्काउंट पे बॉन्ड या डिबेंचर्स इशू करते हो, तो आप उसको ओवर द पीरियड उसके उसके एक्सपेंसेस को क्या करते हो, आप अमोर्टाइज करते हो। तो अमोर्टाइज करने से आपका नेट प्रॉफिट घट जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको अब नेट प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए आप इसको ऐड करेंगे। अब उसी तरीके से अगर मान लो किसी टाइम पे आपने प्रीमियम पे इशू कर दिया और डिबेंचर को आपने अग्री किया है कि हम आपको रिडीम करेंगे पार पे, इसका मतलब वो प्रीमियम आपके लिए बेनिफिट्स है, लेकिन आप उसको ओवर द उसकी जो इनकम, उसको एज अ इनकम आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो एज ओवर द पीरियड। तो आप क्या करते हो, आप उसमें अपनी इनकम को बढ़ा लेते हो। तो अब आपको इनकम को घटाना पड़ेगा ताकि आपको रियल आपका जो इनकम है, एक्चुअल इनकम है, वो पता चलेगा, एक्चुअल जो कैश है।
वो आपको पता चलेगा। अगर मान लो कि कोई इंक्रीज़ इन करंट एसेट है तो उसके कारण मतलब क्या हुआ कि आपने अपने घर से कैश ले जाके फिर कोई एसेट खरीद लिया, यानी कैश का फॉर्म चेंज हो गया, अभी आपके पैसे लग गए, इसका मतलब है उसको आपको लेस करना पड़ेगा। अब दूसरे साइड पे आता है डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, किसी करंट लायबिलिटी का पे ऑफ कर दिया, यानी आपके पास कैश थे, आपने उसको कैश को यूटिलाइज़ कर दिया, तो इट इज़ लाइक अ यूटिलाइजेशन ऑफ कैश हो गया, तो आप उसको माइनस कर लेंगे। तो इसके बाद जो प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम एक्चुअल में बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये हमारा सबसे पहला हेड होता है। ये हेड जब आपने कंप्लीट कर लिया तो आगे के 2 हेड आप पे आपको अब काम करना है, एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे, दूसरी आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बेसिकली जो भी आप परचेज एसेट से रिलेटेड जो काम करते हो, मान लो कोई एसेट आपने बेचा तो आपको कैश आए तो आपने उसको लिख दिया कि हाँ जी सेल फ्रॉम फिक्स एसेट। उस टाइप पे अगर फिर आपको मान लो कि लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट से अगर कोई सेल करके पैसे आए तो आपके लिए वो इनफ्लो है। अगर कहीं से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गए या डिविडेंड रिसीव हो गए तो वो आपके लिए बेसिकली इनफ्लोज है। तो अब उसको आप चूँकि आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट के कारण आपको पैसे आ रहे हैं तो आपके लिए इनफ्लो हो गया। लेकिन अगर आपने कोई नई एसेट खरीद ली या कोई नए इन्वेस्टमेंट कर लिए तो आपके कैश पैसे जाएंगे, इसका मतलब आपको उसको माइनस में दिखाना पड़ेगा। अब तीसरी चीज़ें आती है कि कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब ये कैसे काम करता है कि आपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, चाहे आपने इशू किया हो इक्विटी या प्रेफरेंस या डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन आपने ले रखा हो, तो इसका मतलब ये सारी जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे आपके पास फंड बिजनेस में आते हैं, तो यहाँ जो आने वाला है उसके बाद तो जो है वो सब आपके लिए इनफ्लोज हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपने रिडीम कर दिया प्रेफरेंसेस या बॉन्ड या डिबेंचर्स तो आपके पैसे गए, तो आपने उसको माइनस में दिखाना है। या बायबैक ऑफ इक्विटीज़ करना पड़ गया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसका मतलब आपको माइनस में दिखाना पड़ेगा। दूसरे साइड पे आपको आता है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अगर लॉन्ग टर्म लोन को आपको रीपेमेंट करना पड़ा तो आपको माइनस करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी आपको माइनस करना पड़ेगा। रीज़न ये होता है कि ये जो इक्विटीज़ होल्डर है ये उनको उसके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स है जो आप उनको देते हैं। जब आप तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपको रिजल्ट जो निकलेगा उसको हम बोलते हैं चेंज इन कैश। या तो ये इंक्रीज़ होगा, नहीं तो डिक्रीज़ होगा, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स आपने जैसा काम किया होगा उसका रिजल्ट उसे आएगा। तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, उसमें अब हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बात होता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता क्या है। तो सबसे पहला बात होता है कि जो कैश है वो तो कैश है, बैंक जो होता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो कैश एंड कैश बिल्स में आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे ले लिया जाता है बेसिकली। अगर कोई आपके शॉर्ट मनी मार्केट ये है मतलब कोई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है तो वो भी आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म पे आप ले सकते हैं। तो आप ये सबको तीनों को जब ऐड कर देंगे तो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ मैच कर जाएगा। तो अभी तक हमने आपके साथ सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस किया है, बट इसकी मोर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम लोग को 1-2 सवाल करने पड़ेंगे एंड दैट विल गिव यू अ परफेक्ट आइडिया कि हम जो चीज़ें अभी सीखी है उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशंस पे यानी दूसरे टाइम पे दूसरे वीडियो में वी विल सी सम क्वेश्चंस टू हैव द मोर क्लैरिटी कि हम कैश फ्लो में करते क्या और होता कैसे और उसकी रिजल्टेंट क्या आती है। ओके।